मणिकरण जी, गुड आफ्टरनून, हाउ यू? हेलो सुमित जी, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बढ़िया सर, ऑल इज वेल। इनफैक्ट हमारे एपिसोड का लास्ट का भी वी गॉट वेरी गुड रिस्पांस। मेरे को कई लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर आई कि भी आप क्यों ना म्यूचुअल फंड के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे आजकल। मैं कही चले, जैसे आपकी रिक्वेस्ट है ये, तो हम नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड पे बात कर लेते हैं। तो मेरे एक नोन है, उनका बहुत अच्छा ठीक ठाक बिजनेस है। तो उनको कुछ साल पहले उनके नोन में ही किसी ने बताया कि जी आप ना ये टीवी के ऊपर बहुत ऐड आ रही है, और उनका अपना भी एक्सपीरियंस आया था कि एसआईपी में इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर ये मशहूर हो गया, टीवी पे बहुत ऐड आ रही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो अभी पिछले कुछ टाइम जब उनसे बात हुई, तो वो कह रहे हैं यार मेरे को 30-40% का लॉस हो चुका है। मतलब मेरी जो एनएवी कह लीजिए या फंड है, काफी डाउन हुए हुए हैं। तो ये जो इतनी ज्यादा पब्लिसिटी हो रही है म्यूचुअल फंड सही है सही है, तो एज अ फाइनेंशियल प्लानर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वाकई सही है भी या नहीं है? मैं ऐसे सोचता हूँ कि जिस चीज की बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट की जाती है, या तो वो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, या उसके पीछे बहुत ज्यादा कोई इतना ज्यादा बेनिफिट है कि सारे लोग बताने की कोशिश कर रही है कि आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। ठीक है। तो आप एज अ प्लानर क्या देखते हैं इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन देखिए, म्यूचुअल फंड सही है या नहीं, बट म्यूचुअल फंड गलत नहीं है। है? राइट। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सही या गलत नहीं होता। आपको जिस तरह से उसको यूज करना है वो आपका सही और गलत डिफाइन करता है। अब जो भी म्यूचुअल फंड की एडवर्टीजमेंट चल रही है वो डेफिनेटली उसको पब्लिसाइज करने के लिए चल रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड की तरफ देखें, क्योंकि इसका मार्केट शेयर एज कम्पेयर टू अदर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स काफी कम है। तो उसको ओके। प्रमोट करने के लिए, उसकी विजिबिलिटी लाने के लिए म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन शुरू हुआ। बट इसका ओके। मतलब ये नहीं है कि जो म्यूचुअल फंड्स के इनहेरेंट रिस्क होते हैं वहां पे वो चीज खत्म हो गई। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स क्या है, जैसे आपने एसआईपी की बात की, तो एसआईपी भी सिर्फ एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। राइट, लोग बोलते हैं एसआईपी बढ़िया, एसआईपी बता दो। बढ़िया कोई एसआईपी नहीं होता। बढ़िया या ढंग का या स्पेसिफिक आपके सूट करता हुआ म्यूचुअल फंड हो सकता है, और उसके अंदर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट एसआईपी हो सकती है। सेम वे में म्यूचुअल फंड्स क्या है, सी आपके इन्वेस्टमेंट करने के आपके पास सिर्फ चार ऑप्शंस हैं। एसेट क्लासेस हम इसको बोलते हैं ब्रॉडली, कि इन चार एसेट क्लासेस में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। ओके। एक इक्विटी, जिसको इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। डेट, जहां पे फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स होते हैं। गोल्ड और रियल एस्टेट। ओके। तो इन चारों में ही आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अब म्यूचुअल फंड्स एक रूट है जिसके थ्रू आप इन चारों इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के अंदर अपना एक्सपोजर ले सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ओके। आप छोटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। राइट, तो जहां पे आपको नहीं मालूम कि मुझे कौन सा स्टॉक खरीदना है, जहां पे आपको नहीं मालूम किस तरह का मुझे डेट साइड पे जाना चाहिए, जहां पे आपको नहीं मालूम कि मैं किस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाऊं ताकि कैपिटल गेन्स अच्छे आ सकें। मैं गोल्ड फिजिकल नहीं लेना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेना चाहता हूं, गोल्ड प्राइसेस के अंदर काम करना चाहता हूं। आजकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आ चुके हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप अपना बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं बाय एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू डिफरेंट एसेट क्लासेस। राइट। अब उसकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी फ्रेंड ने लॉस लिया है, या उसको एक इमेज बन चुकी है कि म्यूचुअल फंड शायद सही नहीं है। सी अगेन, इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन के टाइम पे जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन को रीजन देना बहुत जरूरी है। आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। क्या पास्ट रिटर्न्स देख के ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? और अगर पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्टमेंट की थी जब आपने किया था, तो आज की डेट में भी पास्ट रिटर्न्स देख के आप एग्जिट करने की बात करोगे, या वरीड होगे कि मेरा पैसा लॉस में है, 40% डाउन है? तो ठीक है, ये इम्पैक्ट आया है डेफिनेटली। आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, जिस पर सबसे पहले ज्यादा इम्पैक्ट आया था, वही 30-40%। और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसमें इतना बिग लॉसेस दिख रहे हैं। बट अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हो और इक्विटी के साथ डेट भी डाला हो, डेट के साथ थोड़ा गोल्ड भी डाला हो, तो आपके पोर्टफोलियो में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता जितना आपने एक नंबर कोट किया। 40% का इम्पैक्ट स्टार्टिंग में आया था, बट धीरे धीरे करके वो चीज रिकवर हो गई। और जब स्लोली एंड ग्रेजुअली आप एसआईपी की बात करते हो, तो एसआईपी सिर्फ एवरेजिंग कर जाता है। और जब राइट। एवरेजिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, उसमें भी फॉल और गेन दोनों का इम्पैक्ट कम होता है। ना आपको ज्यादा गेन दिखाई देगा, ना आपको ज्यादा लॉस दिखाई देगा। बट क्योंकि इसका अंडरलाइंग इक्विटी है, इसका ये मतलब नहीं है कि लॉस नहीं दिखाई देगा। हम्म। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीजें एवरेज आउट हो जाती हैं।
बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितना पीरियड बोलोगे आप, तो उसको एक लॉन्ग टर्म डेफिनेशन के अंदर फिट करना पड़ता है, और इसीलिए गोल बेस्ड प्लानिंग हमेशा से हेल्पफुल रहती है। राइट, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो अगर एक म्यूचुअल फंड की स्पेसिफिक अब बात करें, एक बिल्कुल लेमैन है, ऑन एन एवरेज पर्सन है, ज़्यादातर हर एक पर्सन के पास स्टार्टिंग के अंदर इंफॉर्मेशन की इतनी एक्सेस नहीं होती, या उसके पास वह बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट के अंदर होता है। तो क्या म्यूचुअल फंड को ऐसे चेक करना, यानी उसकी चाहे रैंकिंग करनी या ये चेक करने का माध्यम कोई इस टाइप का सिस्टम भी होता है कि कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं वो वाकई में एक म्यूचुअल फंड्स को आइडेंटिफाई करने का या एक बेटर म्यूचुअल फंड को ढूंढने की उनके पास नॉलेज हो या उनके पास सिस्टम हो, जो एक लेमैन कहीं ना कहीं चूक जाता है या उसे नुकसान कर बैठता है गलती से, सिर्फ यही मान लेना कि एसआईपी अच्छा है, म्यूचुअल फंड अच्छा है, और वो आंख बंद करके एंटर कर लेते हैं। ज्यादातर लोग, मैं भी जानता हूँ, ऐसे ही करते हैं। और जैसे हम कई बार बात करते हैं, टीवी के ऊपर भी वो बोल देते हैं बिजनेस चैनल वाले कि आज ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, बिना उसकी जरूरत को देखे। तो एक जो प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्पेसिफिकली, और जो डीआईवाई यानी खुद कर रहे हैं, उसके अंदर कितना डिफरेंस आ जाता है जैसे? डिफरेंस तो आ जाता है। इट्स जस्ट लाइक सिलेक्टिंग मेडिसिन, गिविंग मेडिसिन फॉर पर्टिकुलर इलनेस। पहली बात तो आपको वो इलनेस डिफाइन करनी पड़ेगी, अपना, जिसको हम अपने गोल्स बोलते हैं, कि आपको गोल डिफाइन करना पड़ेगा। आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स की ना, सेबी ने रिकैटेगराइजेशन की थी 2017 में, तो बहुत ही क्लियर कट डिमार्केशन है कि एक स्पेसिफिक फंड जो है वो किस तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगाएगा, किस तरह की बॉन्ड सिक्योरिटीज में लगाएगा। तो वहां पे रिस्क और रिटर्न पैरामीटर्स डिफाइन हो जाते हैं कि आप अगर बॉन्ड में जाते हैं तो ट्रिपल ए में जाना चाहोगे कि डबल ए में जाना चाहोगे, या बैंकिंग एंड पीएसयू में जाना चाहोगे, या सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाना चाहोगे, किस तरह का आपको पोर्टफोलियो चाहिए। इक्विटी के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो, या अपनी चॉइस के हिसाब से लार्ज कैप में जाना है कि मिड कैप में जाना है कि डाइवर्सिफाइड में जाना है, या स्पेसिफिकली सेक्टर एलोकेशन करनी है, बैंकिंग में, फार्मा में, कहाँ जाना चाहोगे। अब जितनी वैरायटी है मार्केट में अवेलेबल म्यूचुअल फंड्स की, वहां पे सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो सिलेक्शन आपको सूट करती है कि नहीं करती, जहां पे वो बिहेवियर गेम आती है। सी, अगर अगर तो नॉर्मल वे में एक लेमैन जब फंड्स को सिलेक्ट करता है, उसके सामने परफॉर्मेंस के अलावा कोई और पैरामीटर नहीं होता। और एक और चीज वो देखा जाता है कि जिसमें कुछ रैंकिंग कंपनीज ने, रेटिंग कंपनी ने स्टार रेटिंग दी होती है कि मुझे 5 स्टार में जाना है और मुझे बढ़िया रैंकिंग वाली चीज चाहिए। एवरीवन वांट्स टू हैव बेस्ट, बट वो जो बेस्ट वाली डेफिनेशन वो कहीं पे फिट बैठेगी नहीं। तो आई वुड से कि यू शुड स्टिक टू गुड, और गुड मीन्स विच इज मेकिंग यू कंफर्टेबल विद योर इन्वेस्टमेंट्स, ना ज्यादा वोलेटाइल हो, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स उसकी डेफिनेटली सब म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी कैटेगरी में एक जैसी आती है, बट आपको कंफर्ट देती है, ना ज्यादा वोलेटाइल, ना ज्यादा रिस्की, डिसेंट सी रिटर्न, एवरेज रिटर्न। तो उसमें आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन और स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म होल्डिंग आप कर पाते हो उसकी। ज्यादा वोलेटाइल फंड के अंदर वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी नहीं हो पाती, क्योंकि आज आपने लिया, 5 रिटर्न देखते हुए अगर रिटर्न अच्छी आ गई, आप फिर से निकालने की बात करोगे, अगर रिटर्न बुरी आ गई तो फिर से उसको कोसते रहोगे कि नहीं, मैंने गलत सिलेक्शन कर लिया, मुझे गलत एडवाइस कर दिया गया। तो आई डोंट थिंक कि डीआईवाई कोई कैटेगरी होती है। अगर डीआईवाई हैं तो उनको प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज लेकर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। टीवी देख के या फेसबुक देख के या व्हाट्सएप पे कोई टिप्स लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए आप क्यों कर रहे हो। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की बेसिक और नॉट बेसिक, इनफैक्ट डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ। आप किसी की टिप्स के बेस पे या किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट के बेस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो डीआईवाई नहीं होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि अब जैसे मैं हूं, मैं ओके, आप मुझे प्रोफेशनल बोलो या डीआईवाई बोलो, पर जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी बात की थी, इवन आई डोंट मेक इन्वेस्टमेंट्स ऑन माय ओन। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज नहीं करता हूँ, मेरा फाइनेंशियल प्लानर करता है। तो उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया अपना है, मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया अपना है। क्वेश्चंस आपस में डिस्कस होते हैं, कहीं ना कहीं रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो रादर देन मेकिंग इन्वेस्टमेंट, यू शुड हैव अ स्ट्रेटेजी टू स्टिक टू द इन्वेस्टमेंट्स। अभी जैसे आपने जो अपने फ्रेंड की एग्जांपल दी,
जी उनका क्या व्यू पॉइंट होगा, क्योंकि डेफिनेटली चीजें बदल चुकी हैं। आप कोरोना के सिचुएशन में बैठे हो, आपने पास्ट रिटर्न्स कुछ और बोलती थी, अब कुछ और होगा, फ्यूचर किसी को नहीं दिखाई देगा। तो स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, सिलेक्शन को भी और रिटेंशन को भी। आपको रिटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन को, राइट इन्वेस्टमेंट्स में रुके रहिए, क्यों क्यों खरीदी थी उसको वापस से रिव्यू कीजिए, और क्या वो क्यों आज भी अप्लाई होता है कि नहीं होता। अगर रिटर्न्स बेसिस है, वो वेग बेस था। रिटर्न्स कैन नॉट परफेक्टली बी अ बेस ऑफ सिलेक्टिंग एनी इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली। नहीं, इतना मैं समझता हूँ कि 4 महीने पहले तो वो बहुत खुश थे बिकॉज इट वाज डेफिनेटली गेटिंग गुड हाँ। रिटर्न। तो अभी मूड बड़ा खराब है, थोड़ा सा बिजनेस भी इफेक्ट हो गया, तो हर एक चीज को देखने का नजरिया हमारा थोड़ा सा नेगेटिव पेसिमिस्टिक हो जाता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि हमारे पास फिक्स डिपॉजिट भी है, डेट है, इक्विटी की हम बात कर रहे हैं, तो एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, अगर किसी पर्सन को सेविंग करनी है या उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, दोनों ऑब्जेक्टिव के साथ, हालांकि ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता दोनों में वो डिफरेंस क्या है और वो कर क्या रहे हैं। तो हमारे पास म्यूचुअल फंड के और क्या अल्टरनेटिव निकल आते हैं, अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं, और स्पेसिफिकली जो आज का एक दौर चल रहा है कोविड की, इकोनॉमी डाउन है, मार्केट इज बीइंग अफेक्टेड, तो क्या क्या ऑप्शन बनती है हमारे पास? ऑप्शंस आपके पास ही, आपको करना तो उन्हीं एसेट क्लासेस के अंदर ही होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जी अब यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड सही तो हैं, बट सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं है। तो ओके तो आप जब आप ट्रेडिशनल डिपॉजिट्स में जाते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट हुए, जहाँ पे आपको पीपीएफ मिलता है, जहाँ पे आपको सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मिलती है, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस एमआईएस मिलता है, तो जी पोस्ट ऑफिस में आपको फिक्स्ड रिटर्न प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और तो वहां पे गारंटी भी अवेलेबल है, गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर। जब राइट आप बैंक की तरफ जाते हैं तो बैंक्स के पास भी बैंक डिपॉजिट्स हैं, बट बैंक में जो बैंक डिपॉजिट्स की गारंटी है, दैट इज अप टू ₹5 लाख ओनली। जी तो उसके अलावा जो और प्रोफेशनली मैनेज प्रोडक्ट्स हैं, जैसे म्यूचुअल इंश्योरेंस के अंदर हैं, यूलिप्स हैं, एंडोमेंट प्लान्स हैं। जी ठीक है, इनको आप ये भी आप अदरवाइज फिजिकल एसेट्स में गोल्ड परचेज करते हैं, रियल एस्टेट परचेज करते हैं, राइट। तो नए नए एनसीडीज आते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड आते हैं, गवर्नमेंट हाँ बॉन्ड्स आते हैं। तो देर आर सो मेनी डिफरेंट सिक्योरिटीज जिसके थ्रू आप मिक्स मैच करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब राइट पोर्टफोलियो में एक्चुअली वाई म्यूचुअल फंड्स की जब बात आती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हुए हैं। पहले इतने पॉपुलर नहीं थे, बट अब धीरे धीरे करके बहुत पॉपुलर हो गए, और एवरीबडी नोज एज एन इन्वेस्टर कि ये भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जी बट क्योंकि मिस सेलिंग भी होती है चीजों की, और इसलिए, और मिस सेलिंग हम किसको बोलते हैं कि जब किसी को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं सूट करने वाला है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी उसको वो चीज दी जाए। अब अगर एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई बॉन्ड्स हों 7.75% पे, उससे आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, तो वाई टू एंटर इनटू एनी म्यूचुअल फंड और एनी काइंड ऑफ मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट जहां ट्रू पे आपको बॉदरेशन हो। अब वहां क्यों बताया जाता है कि टैक्सेबल हैं वो बॉन्ड्स? तो जी समझो कि टैक्सेबल हैं, आपको नेट रिटर्न क्या मिलेगी उसमें से? नेट रिटर्न ये मिलने वाली है, ओके, एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर अभी भी आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है, दैट्स फाइन। राइट इन्फ्लेशन हिट करेगी आपको, ओके। तो अब ये भी इन्फ्लेशन किसको हिट करती है? अगर तो आप देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में या कोई भी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में 3 स्टेजेस होती हैं। वन इज एक्यूमुलेशन, देन प्रिजर्वेशन, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम किसी गोल के लिए एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, तो वो एक्यूमुलेशन स्टेज होती है, जहां पे आप रिस्क प्रोफाइलिंग और एसेट एलोकेशन करके डिफाइन करोगे कि आपको कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाना है। और तब जी आप एक एक्स प्रोडक्ट चूज करते हो उस एक्यूमुलेशन स्टेज पे, जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है फिर जब प्रिजर्वेशन स्टेज होती है, जब आप किसी गोल के नजदीक आ जाते हैं, ओके राइट। चाहे आपने बच्चे के एजुकेशन के लिए सेविंग करनी शुरू की है, तो वो 3 साल पहले आप एटलीस्ट वो प्रिजर्वेशन स्टेज पे आ गए कि मैंने एक गोल के लिए सेविंग की थी, अब इतना अमाउंट सेव हो चुका है, इसके साथ मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, इसको वॉलेटिलिटी में नहीं डालना चाहूंगा, बिकॉज मेरा गोल सर्टेन है, वो आ चुका है सामने। ठीक है। आप रिटायरमेंट बिल्कुल की ठीक बात करते हैं, 58 की एज में आके, 57 की एज में जाके, अगर 60 में रिटायरमेंट है, तो आप 57 में जाके अपने आप को रिस्ट्रक्चर करना शुरू कीजिए। प्रिजर्वेशन स्टेज आ गई वो, कि 3 साल बाद मैं एक नई स्टेज में एंटर कर रहा हूँ, जहां पे मेरे पास रेगुलर पे चेक वाली ऑप्शन नहीं होगी, रेगुलर सैलरी नहीं आने वाली।
मुझे जो भी अरेंजमेंट करना है अपनी सेविंग्स में से करना है, शायद कुछ पेंशन अरेंजमेंट हो, शायद मेरा जो ईपीएफ है वहां से पैसा आएगा, मेरे ग्रेचुटी से पैसा आएगा। तो अब मैं थोड़ा सा संभल के चलना चाहता हूँ कि मुझे वो उन दिनों के अंदर किस तरह से रेगुलर इनकम अरेंजमेंट करना होगा अपना, राइट। तो एवरी स्टेज डिमांड्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। आप अपने आप को प्रिजर्वेशन स्टेज में बैठ के आप खुद को ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स में, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स में नहीं डालना चाहोगे। आपको लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि मैनेज करना होगा फंड, जब बाद में मैच्योर होंगे तो उस टाइम पे रेगुलर इनकम कैसे बनानी है। आपको टैक्स रिलीफ चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपका टैक्स स्ट्रक्चर बताएगा। आपने कुछ और अरेंजमेंट कर रखा है टैक्स से बचाने के लिए, आपको वो समझ में आएगा। बिकॉज फिर आपको ब्रॉडली अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लाइफ को एनालाइज करना पड़ेगा समझने के लिए कि अब मुझे किस तरह के प्रोडक्ट्स में एंटर करना है। तो जब मैंने आपको एसेट क्लासेस की बात की, चाहे वो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लें या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लें, सॉरी, या डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करें, या यूलिप के थ्रू इक्विटी एलोकेशन करना चाहें, या एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं पीएमएस प्रोडक्ट्स, उसमें जाना चाहें, जो शायद पास्ट रिटर्न आपको अच्छी दिखाएं या आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिखाएं कि लॉन्ग टर्म में हम इक्विटी मार्केट में ये देखेंगे, वो देखेंगे, ग्रोथ चलने वाली है, चाइना के बेनिफिट हमें होने वाला है। देयर सो मेनी स्टोरीज, बट वो स्टोरीज जो हैं वो आपको आपके इस रिक्वायरमेंट के लिए सही है कि नहीं है। जब आप प्रिजर्वेशन स्टेज पे हो तो आपको रिस्क लेना ही नहीं है, बात ही खत्म है। और अगर रिस्क लेना है तो किस रेशो में लेना है वो भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो आप एक्यूमुलेशन पे बोलते हो मुझे सेफ रहना है, और प्रिजर्वेशन पे बोलते हो मुझे रिस्क लेना है, तो बेसिक गलत हो गया ना किसी भी सिलेक्शन का। सही बात। तो जो भी फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स बने हैं, हमने पोस्ट ऑफिस की बात की, बैंक एफडी की बात की, देयर आर एनसीडीज आल्सो, बॉन्ड्स आल्सो, या म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो उनकी सिलेक्शन आपकी उस रिक्वायरमेंट में कब और किस टाइम पे और कितनी होनी चाहिए वो समझना है। फ्रैंकली सुमित जी, मैं आपको एक टू द पॉइंट आंसर नहीं दे पाता बहुत चीजों का, क्योंकि ये टीवी शो नहीं है जहां पे मैं एक फंड बता दूं और XYZ चीज तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दूं, क्योंकि इसका कोई दो टू का आंसर है ही नहीं। जो मैं सुनने वाले हैं मैं उनके सामने ये नहीं बताना चाहता कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है किसी चीज का। एवरीथिंग हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड, उसको रिव्यू भी करना पड़ता है, रिव्यू के बाद समझना पड़ता है कि जो हमने स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में डिसाइड किया था वो आज भी एप्लीकेबल है कि नहीं है। हो सकता है हमने एक एक्स अमाउंट को इन्वेस्ट किया हो विद द एजम्पशन कि ये हमें वाई रिटर्न देगा, बट वाई रिटर्न नहीं आई, हमें वाई -1 आई। अब जो आई सो आई, वो तो आई, पर अब हम इस सिचुएशन के अंदर हैं कि जब हम अभी भी इसको एक्स में नहीं रख सकते, क्योंकि वो पोर्टफोलियो एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो था। अब हम अलग स्टेज पे हैं जहां पे हमें मॉडरेट रिस्क लेना पड़ेगा, तो हमें वहां से मूव करना ही पड़ेगा चीजों को। बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स किसी के हाथ में नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को रिव्यू और रीडिजाइन किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये वही एक, मैं बहुत ऐसे सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करूं कि एक मेरे पास एक लेडर है, सीडी है, तो जो जितना मैं थोड़ा सा समझाऊं इस डिस्कशन से कि जो म्यूचुअल फंड है या एक बहुत कॉमन वर्ड है SIP है, ये सिर्फ एक सीडी की तरह है। वो आपकी जो पूरी पूरी लाइफ की एक मंजिल है, जिस तरफ आपने जाना है, उसका एक सिंपल सा स्टेप भी हो सकता है ना, कि आपने जिस दीवार के ऊपर लगाई है वो हर एक लोगों का जो टारगेट है वो अलग होगा, है ना। ये हर एक, जैसे कहते हैं, हर एक बीमारी का इलाज एक ही चीज नहीं हो सकती। तो अगर हमारी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसके अंदर अगर 20 अलग अलग हम कैटेगरी में उनको बांटे या 20 अलग अलग उसके हिस्से हैं, तो आई थिंक म्यूचुअल फंड विल बी ओनली एक हिस्सा होगा। यानी टोटल 100% अगर हम बात करें तो 5% ही प्लानिंग का एक पार्ट होगा कि नहीं, म्यूचुअल फंड उतनी ही उसकी अहमियत रखता है। और लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, हम म्यूचुअल फंड में एंटर कर गए हैं तो हमारे शायद 80-90% काम हो गया। और क्योंकि एडवर्टीजमेंट भी ऐसी की जाती है कि आपको काफी लोग ये दिखाने वाले होते हैं कि अगर आपको 12% 15% से हो गया तो आप करोड़पति बन जाएंगे, दैट्स इट। यही आपकी जिंदगी का टारगेट था, पैसा कमाना, और आपको हम एक तरीके से करोड़पति बना देंगे सिर्फ म्यूचुअल फंड में एंटर कर जाए। तो आई थिंक इट इन अ वे इट इज बैड एडवर्टीजमेंट आल्सो, आई बिलीव। एडवर्टीजमेंट तो मैंने बताया ना, एडवर्टीजमेंट तो एक प्रोडक्ट को या पब्लिसाइज करने के लिए की जा रही है। अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब आपके सामने 2000 प्रोडक्ट्स पड़े हों, उसमें से लेना क्या है? म्यूचुअल फंड सही है, बट कौन सा सही है?
राइट, वो भी मैटर करता है। सी मैं फ्रेंकली अपने काफी क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो, सारे का सारा पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन स्टेज का स्पेशली पोर्टफोलियो मैं म्यूचुअल फंड में बना सकता हूँ, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में देर आर इट्स ए रूट थ्रू विच वी कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो मुझे अगर फिक्स्ड इनकम में जाना ही नहीं है, हाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे पीपीएफ है, पीपीएफ के अंदर आपको टैक्स फ्री एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और 15 साल का लॉक इन है, तो वो एक्यूमुलेशन स्टेज के लिए अच्छा प्रोडक्ट है जहां पे आपको टैक्स फ्री डेट ओरिएंटेशन और एक फिक्स रिटर्न मिलती है। जी बच्चों के लिए सेविंग करनी है आपने तो आई मीन डॉटर्स के लिए सुकन्या समृद्धि भी अच्छा प्रोडक्ट है जहां पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है विद द गवर्नमेंट गारंटी और लंबा लॉक इन है, राइट। जी बट इसके अलावा जब आप ओपन एंडेड फंड्स की तरफ जाते हैं या ओपन एंडेड इन्वेस्टमेंट्स करनी है जहां पे आपको, वहां पे आपको म्यूचुअल फंड्स बहुत ही बढ़िया रूट दे सकता है आपको ढंग से इन्वेस्टमेंट करने का। आपकी डेट ओरिएंटेशन भी बढ़ा सकता है, आपका इक्विटी में भी स्ट्रक्चर बना सकता है, आपको गोल्ड का भी एक्सपोजर दे सकता है। तो जी मेरे हिसाब से इट्स ए वंडरफुल प्रोडक्ट। बट एज आई सेड के जिसको म्यूचुअल फंड नहीं मालूम या जिसको थोड़ा बहुत मालूम है वो इस तरह से एंटर नहीं करे। और देर आर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो सबको किसी लेवल पे सूट कर सकते हैं। अगर मेरी इनकम 5 लाख से नीचे है या मेरी इनकम 2.5 लाख से नीचे है और मुझे कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेना है, और जहां पे मुझे दैट मीन अगर इनकम कम है तो टैक्सेशन का वरी नहीं होगा मुझे, बिल्कुल तो मुझे अगर 6-7% का कोई प्रोडक्ट मिल जाए दैट्स फाइन, मैं क्यों रिस्क लूं। रिस्क मैं बिल्कुल कब लूंगा जब मुझे पैसा एक्यूमुलेट करना है और जब मेरे पास टाइम फ्रेम लंबा है। जी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का जो डेफिनेशन है ना, इससे भी थोड़ा सा वरीड रहता हूं जब मुझे कोई मेरे ब्लॉग पे कुछ क्वेरी करता है कि आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और ओके जब मेरा उसको क्वेश्चन जाता है कि ओके हाउ लॉन्ग इज योर लॉन्ग टर्म, वो जवाब देता है हाँ 2-3 साल तक मेरे ठीक रहेगा। तो 2-3 साल मेरे हिसाब से इज नॉट अ टाइम फ्रेम टू एंटर इनटू इक्विटी, ट्रू और इवन 5 years इज नॉट टाइम टू एंटर इनटू बिल्कुल 100% इक्विटी। बिल्कुल और इनफैक्ट कोई भी टाइम 100% इक्विटी के लिए अच्छा नहीं है। आपको अपना एसेट एलोकेशन बना के चलना चाहिए, मिक्स मैच करके चलना चाहिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप लेडर की तरह, जो आपने लेडर की बात की, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चलते जाओ। अचानक से 2 सीढ़ियां नहीं है और आपको जंप करना पड़ गया, वो टांग भी तोड़ सकते हो। तो आपको ढंग से चलना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है। एग्जैक्टली नहीं, मैं यहाँ से इमीडिएटली मेरे माइंड में सबसे अच्छी चीज यही है कि इट हैज गिवन मी अ वेरी गुड इंप्रेशन रिलेटेड टू होल डोमेन ऑफ म्यूचुअल फंड, कि ये एक गुलदस्ते की तरह है जहाँ पे आपको मसालों की तरह है कि आपको हर एक चीज मिल रही है, लेकिन उसके अंदर जहाँ तक एक बात हो जाती है कि लोग इक्विटी में जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, कई बार वो नुकसान कर बैठते हैं। आई थिंक अगर कोई बिना प्लानिंग के कोई काम कर रहा है तो इट इज अ मैटर ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी आल्सो। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कि उसका नुकसान हो गया, उसने अपनी एक जिंदगी का कि जो टाइम था और इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, सिर्फ उसको मालूम ही नहीं था कि उसके अंदर से किस टाइप से यूटिलाइज उनको करना कैसे था। तो यानी एक अच्छी चीज हमारे सामने थी, वो मेरे को बहुत अच्छी सूट कर रही थी, लेकिन किसी भी वजह से मैंने अगर गलत प्रोडक्ट को चूज कर लिया तो वो एक वहां पे तो मेरे को नुकसान हुआ ही हुआ, और यहाँ पे जो एक अच्छे प्रोडक्ट में ठीक टाइम पे एंटर कर लेता तो मेरे को बहुत ज्यादा फायदा भी होता, तो कहीं ना कहीं वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी भी होगी। तो आई थिंक वहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर की बात है, प्लानिंग है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और मतलब नुकसान और साथ में लॉस्ट अपॉर्चुनिटी दोनों ही चीजें साथ साथ में चल रही हैं, राइट। तो एक पर्सन के लिए एज ए, मैं सिंपल, जैसे आपने 5 लाख की इनकम की बात की, तो क्या ऐसा भी इम्पोर्टेंट है कि एक पर्सन है, जैसे एक टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट दिखाती हैं, कोई कोई रेलवे मतलब ट्रेन में जा रहा है और इमीडिएटली उसका बोल रहा है कि भी मेरे को 500 रुपये मिले, 1000 रुपये मिले, वो कहते हैं SIP में लगा लो। तो म्यूचुअल फंड या इक्विटी के अंदर जब हमने एंटर करना है तो उससे पहले भी कुछ चीजें हमने एटलीस्ट कुछ की हों, ताकि फिर हमें पता हो कि नाउ इट इज द राइट टाइम, आई कैन गेट एक्सपोजर टू म्यूचुअल फंड, किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में। तो उससे पहले भी कुछ चीजें करनी जरूरी होती कि आप चाहे म्यूचुअल फंड्स बोलो या कोई भी इन्वेस्टमेंट बोलो, उससे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा। है। बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे हम बात करते थे, एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन आ सकती है आपके सामने, जॉब लॉस हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है,
या घर में कोई मेजर रिपेयर आ गई या फैमिली के अंदर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम आ गई या जरूरत पड़ गई, तो आपके पास एटलीस्ट एक लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, तो आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को एक्चुअल में लॉन्ग टर्म तक रख पाओगे। क्योंकि देखो, इक्विटी और रियल एस्टेट को ग्रोथ एसेट क्लास बोला जाता है और डेट और गोल्ड को काइंड ऑफ डिफेंसिव एसेट क्लास बोला जाता है। ओके। पर दोनों के दोनों, चाहे वो इक्विटी और रियल एस्टेट है, आप लगाते ही पैसा नहीं कमा लेते, आपको टाइम देना पड़ता है उसके ऊपर। और प्लस और इक्विटी और रियल एस्टेट में दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि लिक्विडिटी का, रियल एस्टेट को आप ना पार्शियली बेच सकते हो ना फुली भी बेचने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, ट्रांजेक्शंस करनी पड़ेंगी, या रियल एस्टेट एजेंट के पास जाओ, कागज पत्री करो, उसके बाद आपकी चीजें होंगी और कोई बायर होना चाहिए। इक्विटी के अंदर ऐसा नहीं है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी वैसा नहीं है। तो वो म्यूचुअल फंड जब लेते हो तो म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी बेचना है आपके फंड हाउस का काम है, आपको सिर्फ फंड हाउस को यूनिट्स बेचने हैं अपने। तो कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हो, जैसे हम इमरजेंसी फंड की बात कर रहे थे, तो कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस आपके इमरजेंसी फंड में होने चाहिए, जिसको आप रखो, अपने सेविंग अकाउंट में रखना रखो, या म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड जाते हैं जो, या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जाते हैं, जिनको आप 3 से 6 महीनों के होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रख सकते हो पैसा वहां पे, जो डिसेंट सी रिटर्न आपको सेविंग अकाउंट के बराबर की रिटर्न निकाल के देंगे, या उसको 1% एक्स्ट्रा निकाल के देंगे वहां से। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो जब आपका इमरजेंसी फंड एक बार क्लियर हो गया, नेक्स्ट स्टेप आपके फाउंडेशन का इंश्योरेंस प्लानिंग आता है। बेसिक इंश्योरेंस है सारी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। ये जब इंश्योरेंसेज आप ले लेते हो कि अब आपको ये पता है कि ओके, पहली स्टेज पे मेरा इमरजेंसी फंड यूज होगा, या पहली स्टेज पे इंश्योरेंस आएगी, सेकंड स्टेज पे मेरा इमरजेंसी फंड यूज होगा, और थर्ड स्टेज पे जाके मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ देखूंगा। राइट। तो अब इन्वेस्टमेंट्स में आपने क्या कर रखा है, आप इक्विटी के अंदर हो, आप एक फिक्स्ड प्रोडक्ट लॉक इन पीपीएफ जैसे, सुकन्या समृद्धि जैसे लॉक इन के अंदर हो, आप यूलिप जैसे लॉक इन के अंदर हो, आप एंडोमेंट प्लान जैसे लॉक इन के अंदर हो, तो वहां पे लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज हो रखी है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने अगर पैसा निकालने की नौबत आ गई, तो आप सीधा फिर म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखोगे, राइट, उसमें से निकाल लोगे। तो आप खुद तो गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, और जब चीजें नुकसान में हो जाती हैं तो उस टाइम पे म्यूचुअल फंड गलत हो जाते हैं। जब आपने किया ही, अब सारा का सारा प्रोडक्ट लॉक इन में है आपकी इन्वेस्टमेंट, अब लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो अवेलेबल है वो म्यूचुअल फंड ही है, उसको आप निकाल लोगे और वो लॉस में निकलेगी, तब म्यूचुअल फंड गलत है। गलत है, सही बात है। जबकि यूलिप और म्यूचुअल फंड्स का बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। जब 2017 के अंदर या 16 के अंदर अरुण जेटली जी ने इसको टैक्स, इक्विटी को टैक्सेबल किया था, उस टाइम पे म्यूचुअल फंड्स और यूलिप का बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आना शुरू हो गया था कि यूलिप टैक्स फ्री हैं और म्यूचुअल फंड टैक्सेबल हैं, तो इस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाना चाहिए। बट लॉक इन भी तो है एक चीज, लॉक इन है और प्लस इंश्योरेंस कॉस्ट है। हम बोलते हैं इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह देखो, आप इन्वेस्टमेंट की तरह क्यों देख रहे हो? और अगर देखना भी है, पहले इंश्योरेंस कवर तो लो, अपने आप को 10-15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम इंश्योरेंस कवर तो लेके चलो पहले, थंब रूल के हिसाब से। ऑल्दो उसकी कैलकुलेशन आपके एक्सपेंसेस, लोन्स, गोल्स सबको इकट्ठा करके एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन हो सकती है, या आपकी रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन हो सकती है। बट अगर बेसिक लेवल पे आपको एज ए लेमैन उसमें एंटर करना है, तो 10-15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ पॉलिसीज मैटर नहीं करती हैं, आपका कवर मैटर करता है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। और इन्वेस्टमेंट के अंदर लिक्विडिटी, सेफ्टी एंड रिटर्न्स तीनों मैटर करती हैं। टैक्सेशन उसके बाद आती है कि हाँ टैक्स फ्री है कि नहीं है। ओके, राइट, टैक्स फ्री और टैक्स एफिशिएंट आई वुड से, क्योंकि टैक्स फ्री चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आज की डेट में शायद हमें कुछ 1-2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बट कुछ टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट हैं जो आपको कैपिटल गेन एडवांटेज देंगे, जो आपको आपकी इंडेक्सेशन बेनिफिट देंगे। तो काफी चीजें म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निकल के आ जाती हैं। तो जिस प्रोडक्ट को आप जिस तरह से यूज करेंगे, सही गलत वहां से निकल आएगा। तो यहाँ पे अभी कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स भी स्टार्ट हो गए थे। तो मैं एज अ लेमैन ऐसा समझता हूँ कि ठीक है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर मेरे को कुछ हल्का सा प्रोपोर्शन इनकम ज़्यादा हो जाएगी। वहीं पे अगर मैं किसी से नॉलेज लेके या किसी के थ्रू, चाहे बैंक है या मेरे को एडवाइजर है उनके थ्रू कर रहा हूँ, तो नेचुरली मेरे को एक थोड़ी सी कॉस्ट इनकर कर रही है। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट और चैलेंजेस हैं। तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या तो दोनों म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस क्या होएगा?
देखो, पहले समझने वाली बात यह है कि डायरेक्ट और रेगुलर में जो डिफरेंस आता है वो आता है एक्सपेंसेस का। जो डायरेक्ट के जो टोटल एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट के अंदर है और जो टोटल एक्सपेंस रेशो रेगुलर के अंदर है, उसमें रेगुलर में ज्यादा है, डायरेक्ट में कम है। क्योंकि डायरेक्ट को बोला यह जाता है कि आप डायरेक्टली एएमसी से परचेज कर रहे हो विदाउट एनी इंटरमीडिएट। जी। राइट। अब इसको कुछ लोग कॉस्ट एडवांटेज लेना शुरू कर दिया कि ये हमें ज्यादा रिटर्न आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पब्लिसाइज हुआ है कि आपको सस्ता मिल रहा है, सस्ता इज ऑलवेज गुड, और सस्ता होगा तो रिटर्न अच्छी होगी। राइट। बट जब आप सस्ते की बात करते हो और खुद जाने की बात करते हो, जैसे हमने अभी पहले बात की कि ये डीआईवाई इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रोडक्ट बना है, और डीआईवाई इन्वेस्टर एज पर मी शुड बी ए प्रोफेशनल, शुड हैव ए प्रोफेशनल नॉलेज, तब जाके उसका सही एडवांटेज ले पाएगा। बट अगर आप सिर्फ कॉस्ट बचाने के लिए, जैसे डॉक्टर के पास जाने के लिए उसकी फीस बचाते हो और केमिस्ट से दवाई लेते हो, राइट, तो आपको वो कॉस्टली भी पड़ सकती है। आई मीन सस्ता नहीं पड़ेगा, कभी कभी महंगा भी पड़ जाती है चीजें, मोस्टली। राइट। डिफरेंस कॉस्ट का है। और अब आपको टेक्निकली तो किसी को भी जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, क्योंकि मैं इतना अगर कॉस्ट खर्चा करने वाला हूँ तो मुझे एंड ऑफ द डे मिल क्या रहा है? क्या मुझे पीस ऑफ माइंड मिल रहा है? पीस ऑफ माइंड इज अगेन, इसको इतनी वैल्यू दी नहीं जाती। जनरली पैसे को ज्यादा वैल्यू मिलती है, इसलिए मेरा अगर 100 रुपये बचता हो, 100 रुपये के पीछे मैं पूरा दिन लगा दूं बचाने के लिए, तो मैं समझूंगा मैंने 100 रुपये बचाए, मैंने कुछ गेन किया है। बट ये नहीं दिखता कि मैंने एक दिन पूरा लगा दिया इस चीजों के लिए। अभी अभी आपकी कॉल से पहले मेरी एक मेरे फ्रेंड्स के फादर से बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल प्लानिंग में आप करते क्या हो जो मैं नहीं कर सकता। ओके। तो मैंने सिर्फ उनको ये बोला, मैं क्या आप वो बिल्कुल कर सकते हो जो मैं करवा रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से आपका एक्सपर्टीज कुछ और है, आपको कुछ और करना चाहिए जहां पे आपकी वैल्यू और बढ़ सकती है। जो आपका फील्ड नहीं है उसको डेलीगेट करके किसी प्रोफेशनल को पकड़ा दो, ताकि वो पैरेलली अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को लगा के आपको और ग्रो करा सके। जब आप खुद चीजों को समझने लगते हो, खुद चीजों को पढ़ने लगते हो जो आपका डोमेन नहीं है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जबकि आपका सब्जेक्ट नहीं है। और जब आपका होल्ड अगर किसी और सब्जेक्ट पे है, उतना ही टाइम अगर आप उस सब्जेक्ट को देंगे तो शायद आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू और आप खुद को अपग्रेड कर सको, प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज कर सको, जो आगे आपकी इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प करेगा, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ा देगा अगर वर्थ नहीं बढ़ा सकता तो। और प्रोफेशनल को देने से शायद आपकी वर्थ बढ़ जाए। वेरी गुड। बट आपके पास जो लिमिटेड टाइम है उसको आप उन चीजों में लगा रहे हो जो आपका डोमेन नहीं है। सही बात है। तो इसको आप डायरेक्ट और रेगुलर को मतलब कॉस्ट बेसिस पे फ्रैंकली नहीं कंपेयर करना चाहिए, और लोग इसी तरह से कंपेयर करते हैं, इसी तरह से चीजें मार्केट हो रही हैं। बहुत सारी एप्स आ गई हैं जो आपको बताएंगे कि आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पेटीएम बोलता है कि आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट कर लो, ईटी मनी बोलता है हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट कर लो। बट आप समझिए कि अगर कोई भी आपको बिना कॉस्ट की, बिना प्रॉफिट की कोई चीज दे रहा है तो उसका क्या फायदा? सही बात है। तो कोई ना कोई ऐप आपको कोई लोन बेच रही है, कोई आपको आपका डेटा लेके आपको और प्रोडक्ट्स पे एक्सपोजर दे रही है, तो आपका डेटा तो आ गया, कुछ ना कुछ तो बिक ही रहा है। सही बात है। या आप समझते हैं, चलो आप और स्मार्ट हैं कि आप चलो पेटीएम से भी नहीं करते हो, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स वेबसाइट से करते हो जहां पे आपको कोई इस तरह से बेचने वाला नहीं है। तो इफ यू थिंक दैट दिस इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम, and if you think you don't have anything else to do just because and you can devote your 100% time here, तो ठीक है, आप कीजिए। अदरवाइज सेबी की इंटेंशन ये नहीं थी, सेबी की इंटेंशन थी ट्रांसपेरेंसी लेके आना, ताकि जो एडवाइजर आपको एडवाइस कर रहा है, चाहे वो बैंकर है, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानर है, चाहे वो कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जो एडवाइस कर रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट कॉस्ट यू आर पेइंग टू दैट एडवाइजर, एंड आर यू रेडी टू पे दैट कॉस्ट और नॉट, आर यू getting the value you are expecting from that cost or not. Definitely. तो सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करना, हाँ, अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करना है, यू कैन गो एंड बाय फ्रॉम एनीवेयर। बट अगर आपको एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, एक फाइनेंशियल प्लान बनाना है, अपनी लाइफ में पीस लेके आनी है, अपने आप को स्ट्रक्चर करना है, ऑर्गेनाइज करना है, मनी मैनेजमेंट करनी है, तो देयर आर डॉक्टर्स अवेलेबल, देयर आर फाइनेंशियल प्लानर्स अवेलेबल, जो आज की डेट में सेबी से रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है उनकी। वी आर नॉट लाइक अदर सेलर्स
हमें अगर एडवाइस करनी है तो हमें सेबी से रजिस्टर होना पड़ेगा, एंड वी हैव टू गिव आवर एडवाइस इन राइटिंग विद प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर स्ट्रक्चर, वो डिफाइन करके चलना पड़ेगा हमें। आजकल वो नहीं रहा कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट परचेज कर लिया और सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसके ऊपर। नहीं, बिल्कुल होता ही। जैसे कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि मैं डायरेक्ट ऑनलाइन पॉलिसी बाय कर लेता हूँ या किसी एजेंट के थ्रू ले लेता हूँ या किसी ऑनलाइन पोर्टल से ले लेता हूँ, तो डिफरेंस कहाँ पे है? तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वो जो कंपनी का एक प्रपोजल फॉर्म है उसको पढ़ते ही नहीं है, और इतने सारे क्वेश्चन है। मेरे को याद है जब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का काम शुरू किया था तो शुरू में मैं घबरा गया था कि ये तो डॉक्टर के जैसे काम है, क्योंकि अगर आपको ईमानदारी से काम करना है तो आपको सारी टर्म्स आपको पता भी होनी चाहिए, तो आप होना चाहिए। कंज्यूमर को बताओगे भी। तो वो जो लोग डायरेक्ट जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागते हैं कि ना मेरे को इतना पढ़ना पड़ेगा, ये जो इंसान सामने है वही मेरे को बता रहा है। लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा कि कल को जब नुकसान होना उसी को होगा, जो पर्सन बेच रहा है उसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, चाहे ऑनलाइन कॉल सेंटर है या कोई ऑनलाइन पोर्टल से ले रहा है। तो जी। यहीं पे एक एलिमेंट लोगों का शायद ये भी आ जाता होगा कि अगर मैंने किसी को पैसे दे के, उनकी फी दे के उनसे मैं एडवाइस ले रहा हूँ, शायद ये बोरिंग भी है, कहीं मैं एडवेंचर, मेरी जिंदगी में एडवेंचर ही कुछ नहीं था कि मैंने तो एक्सपेरिमेंट किए नहीं। मेरे जानकार जो हैं उन्होंने म्यूचुअल फंड में या किसी चीज में इतने पैसे कमा लिए, उसने रियल एस्टेट में इतने कमा लिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक्टर है इतना कामयाब हो गया, लेकिन उससे पहले जो उसकी 10 साल की स्ट्रगल थी, 15 साल की, उसने इतनी जितने लॉसेस हुए हैं, जो उसने हम्म। स्ट्रेस में टाइम निकाला है, वो किसी को दिखता नहीं। राइट। हम्म। तो ऐसी जो मेरे यार दोस्त हैं मेरे को बताएंगे, वो हमेशा सक्सेस स्टोरी बताएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि जो 10 में से 8 जगह मैं फेल हुआ, एक जगह मेरे को बिल्कुल। मॉडरेट सक्सेस मिली और एक जगह में तो मेरे को बहुत बढ़िया रहा। तो सामने वाले पर्सन को वही अट्रैक्शन हो जाती है कि नहीं, ये चीज़ बहुत बढ़िया थी, तो क्यों ना मैं भी एडवेंचर करके देखूं। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ को खुद कर रहे हैं तो वहाँ पे एडवेंचर जरूर हो रहा है, हमारे को कंट्रोल जरूर हो रहा है कि नहीं, मैंने ही सब कुछ कर लिया। लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जब हमने खुद दवाई ली है तो उससे में फायदा हो ही जाएगा। बहुत सारे हम्म। लोग इसी वजह से नुकसान कर बैठते हैं। और कहीं ना कहीं आपने डॉक्टर से अगर दवाई ले ली तो एक तो आप जल्दी ठीक हो गए हैं, दूसरा आपने जो जल्दी ठीक होने से आपका मतलब जो टाइम बच गया, और जो आपने खुद मेडिकेशन लेके जो आपका नुकसान हुआ, कि जी। 3 दिन 6 दिन नुकसान हुआ, तो आपके 6 दिन जो वेस्ट हुए हैं, लोग उसको नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि लाइफ टाइम इज मनी, है ना। तो वहां पे अगर आपको वही आपने समय को ही वेस्ट कर लिया, और हो सकता है उस केस में आप इतना बड़ा नुकसान कर बैठो कि बाद में आप रिकवर भी ना कर पाओ, है ना। एग्जैक्टली सुमित जी, हम देखिए सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम, हेल्थ, एनर्जी, तीनों इन्वेस्टमेंट होती है। तो राइट। लोग समझते हैं पैसा इन्वेस्ट किया और पैसे से पैसा आया, पर आपने टाइम वेस्ट किया। टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, इस टाइम इन्वेस्टमेंट ने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया? क्या राइट, आपने जो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज की, हेल्थ इन्वेस्ट की, उसने आपको एक्स्ट्रा हेल्थ दी? क्या आपने राइट, एनर्जी लूज की कि एनर्जी गेन की? बिल्कुल। तो टाइम और एनर्जी और हेल्थ सब लिमिटेड है। तो कौन सी चीज आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो? आपकी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न देनी चाहिए। पैसा तो रिटर्न दे दिया, बट हेल्थ डाउन हो गई, टाइम कम रह गया, हमने एंजॉय नहीं किया, राइट, जी, एनर्जी खत्म हो गई, तो उस पैसे को बढ़ा भी लिया तो एंजॉय क्या किया? क्या किया, सही बात। तो वही बात है कि जो एक कहीं ना कहीं ठीक है, म्यूचुअल फंड है या इक्विटी है, वो आपको बेटर देन इन्फ्लेशन दे सकती है। पर वही बात है कि दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या सारी हमें चाहिए थी, है ना। जी। कि हाँ। हमने यही नहीं डिफाइन किया कि मेरे को क्या चाहिए था। वैसे ही हम लोग जैसे कई बार हेल्थ इंश्योरेंस में ही बात करते हैं कि सबसे पहले आप अपनी जरूरत देखो, कि नीड बेस्ड एनालिसिस करो, अपनी जरूरत देखो। आपके पेरेंट्स कहीं और के थे, आपके पेरेंट्स की एज अलग है, उनकी हेल्थ, आप क्या न्यूट्रल फैमिली है, क्या आप ज्वाइंट फैमिली है, आपकी हेल्थ कैसी है, योगा करते हैं नहीं करते, आपको जल्दी पैनिक अटैक आते हैं या स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो, गुस्सा आता हाँ। है, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इन सभी को देख के डिसाइड होएगा कि आपको चाहिए क्या था, फिर आपके लिए प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है। अदरवाइज तो बिल्कुल। वही क्वेश्चन है कि जी सबसे अच्छा बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बता दीजिए, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को बता दीजिए आजकल म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा चल रहा है। ये तो है ये। चलिए जी, आज बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में से इस चीज़ की एक जो परसेप्शन है कि जो म्यूचुअल फंड है वो सही है या गलत है, वो बात की बात है। यही है कि एक फैसिलिटी है, उसको आप जिस तरीके से यूज़ करते हो, वही है कि आपने उसको एक प्रॉपरली ज्ञान लेके, इंफॉर्मेशन लेके, एक्सपीरियंस के साथ उसको यूटिलाइज किया, तो वही चीज़ बहुत अच्छी है।
आपने एडवेंचर किया तो वही आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है कि राइट। ग्रेटर नॉलेज इज डेंजरस। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम निकालने के लिए। तो विल कैच अप यू लेटर इन द श्योर नेक्स्ट श्योर एपिसोड। ठीक है, श्योर श्योर चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। ओके।